Welcome. Today we have to learn what is meant by heat capacity, how it is explained by classical mechanics, and how it is impossible to explain by classical mechanics, and then how it is corrected by quantum mechanics. So let us start the heat capacity. If you forgot heat capacity definition, heat capacity is the energy or heat required to raise the temperature through 1 degree Celsius. मीन्स अगर इस पेन का अभी टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है तो मुझे उसको 31 बनाना है। तो 31 टेम्परेचर अगर मुझे इसका करना है तो मैं क्या करूंगा, इसको लगाऊंगा आग नीचे से, यानी मैं हीट प्रोवाइड करूंगा। हीट प्रोवाइड करने के बाद क्या होगा कि इसकी एनर्जी बढ़ेगी, 1 डिग्री तक जाएगी। तो मुझे कितनी हीट प्रोवाइड करना पड़ेगा कि उसका टेम्परेचर 30 डिग्री से 31 डिग्री हो जाए, 30 डिग्री से 31 डिग्री हो जाए। जैसा मेरा टेम्परेचर अभी 30 डिग्री होगा या 35 डिग्री होगा, तो 35 डिग्री से 36 डिग्री मुझे करना है, तो मुझे कितना हीट रिक्वायर्ड होगा, यानी 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितना हीट लगता है, उसे कहते हैं हम हीट कैपेसिटी। अब हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, रिलेशन बिटवीन हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम, ये सभी चीजें हमने थर्मोडायनामिक्स में पढ़ी है। नहीं याद होगी तो थोड़ा सा रिवाइज कर लो, अगर वो भी रिवाइज नहीं करना है, हमें सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू देखना है, तो इतना सफिशिएंट है कि 1 डिग्री टेम्परेचर रेस करने के लिए कितना 1 डिग्री टेम्परेचर रेस करने के लिए कितना हीट लगता है। हीट चेंज पर डिग्री, डेल ई डिवाइडेड बाय डेल टी, ये इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला है। अब ये जो हीट चेंज पर डिग्री है, ये मोनोएटॉमिक गैस के लिए जब हम स्पेशली डिस्कस करते हैं या गैसियस के लिए डिस्कस करते हैं, तो उसमें एक इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी करके एक कॉन्सेप्ट है। इक्विपार्टीशन, ये अगर आपको पता हो तो अच्छी बात है, नहीं पता हो तो भी अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा नॉलेज भी डेंजर होता है। एवरीथिंग एक्सेस इन लाइफ इज पॉइजन। सो पता है, अगर पता नहीं हो, आपके लेवल पे डिपेंड है। अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम करना है एमएससी यानी केमिस्ट्री में और आगे एजुकेशन लेना है, तो आपको इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी को देख लेना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वो इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी से क्या करते हैं कि हम मॉलिक्यूल मोनो एटॉमिक है, डाई एटॉमिक है, ट्राई एटॉमिक है, उसकी ज्योमेट्री, उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम, उसके हिसाब से हम उसकी एनर्जी निकाल सकते हैं कि उसकी एनर्जी क्या है, उस टेम्परेचर पे उसकी एनर्जी कितनी रहेगी, ये हम निकाल सकते हैं। और उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम पे फिर डिपेंड होता है कि वो कितना निकालेगा। तो वो मोनो एटॉमिक गैस के लिए उसकी एनर्जी जो है वो E इज इक्वल टू 3kT, के यानी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट यानी R/Na, एवोगाड्रोस नंबर या 1 मोल का हम नंबर कहेंगे। तो ये होता है मोनो एटॉमिक गैस के लिए। एनर्जी की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब मोलर हीट कैपेसिटी में फिर से टाइप आ जाते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी। अब मोलर हीट कैपेसिटी क्या चीज होती है कि मोलर हीट कैपेसिटी में 1 मोल ऑफ गैस का कितना एनर्जी है उस टेम्परेचर पे, तो वो हो गई मोलर हीट कैपेसिटी। अगर मोलर हीट कैपेसिटी हम निकाले पर टेम्परेचर के सिर्फ मोलर हीट एनर्जी अगर निकाले उस टेम्परेचर पे, तो हमारी आती है ये 3RT। अब 3RT क्यों आती है, क्योंकि K इज इक्वल टू R/Na, और 1 मोल का भी होता है Na को भी हम एवोगाड्रोस नंबर यानी 1 मोल, तो वो Na इंटू R/Na, तो वो Na कैंसल हो जाता है और वो 3R बचता है। तो ये हमारा फाइनल फार्मूला आता है क्लासिकल मैकेनिक्स को हम क्लासिकल मैकेनिक्स से निकाला हुआ फार्मूला, CV इज इक्वल टू 3R, यानी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं बाय वैल्यू ऑफ 3R। अब R तो कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, यानी हीट कैपेसिटी एक आदि पर्टिकुलर गैस की या मोनो एटॉमिक गैस की हीट कैपेसिटी, हमें ये फार्मूला देख के ऐसा दिख रहा है कि फार्मूला देख के हीट कैपेसिटी कांस्टेंट रहेगी। कोई भी टेम्परेचर आप लगाओ, हीट कैपेसिटी कांस्टेंट रहना चाहिए। ये है क्लासिकल मैकेनिक्स की CV इज इक्वल टू 3R। लेकिन हीट कैपेसिटी टेम्परेचर के हिसाब से हीट कैपेसिटी चेंज होती है। अब ये जो नया चेंजेस है
जैसे हीट कैपेसिटी का फिर ग्राफ निकाला गया। अगर आर वर्सेस टेम्परेचर अगर हम देखते हैं तो सीवी टेम्परेचर के हिसाब से अगर हम सीवी देखते हैं तो सपोज ये 3R की वैल्यू है तो ऐसा ग्राफ आना चाहिए, सीधा सीधा ग्राफ आना चाहिए, लेकिन ग्राफ आता है ऐसा 0 से स्टार्ट होता है और फिर ये कांस्टेंट हो जाता है। तो ये ग्राफ में देखिए क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद CV इज इक्वल टू 3R लागू होता है, यानी कांस्टेंट हो जाता है, लेकिन एक टेम्परेचर के पहले वो टेम्परेचर के हिसाब से चेंज होता है, एट 0 केल्विन वो 0 हो जाता है। तो ये चेंजेस क्यों आते हैं? हीट कैपेसिटी तो क्लासिकल मैकेनिक्स के हिसाब से कांस्टेंट रहना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में वो कांस्टेंट नहीं रहती, ये चेंज होता है। तो ये क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था कि ये चेंजेस क्यों आते हैं। फिर आइंस्टाइन ने ये 1907 में 1905 में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट उन्होंने एक्सप्लेन किया था, उस पर नोबेल वगैरह मिला था। इसका भी जब आंसर नहीं मिल रहा था तो आइंस्टाइन ने इस इक्वेशन पे, हीट कैपेसिटी के इक्वेशन में जो इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी के रूल्स के हिसाब से निकाली थी, उसमें क्वांटम का थ्योरी लगाया, प्लैंक्स क्वांटम का, और फिर ये जो फिनोमिना है लोअर टेम्परेचर और हायर टेम्परेचर का वो एक्सप्लेन हो गया। तो वो अब हम देखते हैं। तो हीट कैपेसिटी को फिर क्वांटा से एक्सप्लेन किया गया, जो क्वांटम मैकेनिक्स का जो फार्मूला था, प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स क्वांटा। तो हीट कैपेसिटी फिर एक्सप्लेन किया गया प्लैंक्स क्वांटा थ्योरी के हिसाब से। तो प्लैंक्स क्वांटा में जो E इज इक्वल टू एच न्यू लगता था, तो उसके हिसाब से उसकी एनर्जी निकाली। अब 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है इसलिए 3 आया। अब वो डिग्री ऑफ फ्रीडम एक कांस्टेंट, एक टर्म होती है कि कितना फ्रीडम है, कितना वाइब्रेशन करता है, कितना मोशन करता है। अब जैसे मुझे 3 जगह काम करना है, अगर मुझे 3 जगह सेम काम करना है तो मुझे 3 गुना ज़्यादा एनर्जी लगेगी। अगर मुझे एक ही जगह काम करना है तो मुझे कम एनर्जी लगी। तो उसके हिसाब से फिर वो 3 से मल्टीप्लाई किया जाता है, वो इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट। अब 3 से मल्टीप्लाई किया, अब मुझे मोलर एनर्जी चाहिए, मोलर स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी यानी क्या कि एक मोल ऑफ गैस की हीट कैपेसिटी और एनर्जी। तो एक मोल को इंडिकेट करने के लिए मैं एवोगाड्रोस नंबर लिखता हूँ। एवोगाड्रोस नंबर मोल इंडिकेट करता है। तो एवोगाड्रोस नंबर इंटू ई, फिर इस ई का वैल्यू पुट किया, ये वाला जो प्लैंक्स क्वांटा से आता है, तो मुझे ये इक्वेशन मिला। अब ये इक्वेशन कैसे डिराइव हुआ ये हम नहीं लेते डिटेल में, लेकिन इसको याद करो क्योंकि प्लैंक्स अपना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी यही इक्वेशन यूज किया गया। तो ये जो इक्वेशन है जिसमें बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक यूज करके वो डिराइव किया गया है, तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को फिर हीट कैपेसिटी निकालना है तो हमें विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर उसकी डेरिवेटिव्स निकालना पड़ेगा, डेली बाय डेल टी। तो मैंने उसको डेरिवेटिव निकाली और डेरिवेटिव ये आई। अब जिसको मैथमेटिक्स जमता है, अच्छी कमांड है, वो इसको सॉल्व करे। पीसीएम ग्रुप के लड़के और बायो ग्रुप के लड़के जमता है तो ठीक, नहीं तो थोड़ा सा याद कर लीजिए। तो इसके बाद ये जो है, ये जो नया इक्वेशन आया, अब इस इक्वेशन ने सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए। अब लोअर टेम्परेचर पे क्या होगा और हायर टेम्परेचर पे क्या होगा ये हमें सोचना पड़ेगा कि लोअर टेम्परेचर पे क्या होगा कि ये केटी की वैल्यू, ये टेम्परेचर की वैल्यू कम रहेगी। अब कम रहेगी तो 1 से क्या रिलेशन होगा? अगर टेम्परेचर की वैल्यू कम होगी यानी ये डिनोमिनेटर में, अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू कम रहेगी तो ओवरऑल वैल्यू कैसी रहेगी? ज़्यादा रहेगी। यानी 1 के कंपेयर में ये वैल्यू बहुत ज़्यादा रहेगी क्योंकि वो टेम्परेचर कम है। लोअर टेम्परेचर में ये वैल्यू, डिनोमिनेटर की वैल्यू कम होती है। तो इस मैथमेटिक्स, ये जनरल मैथमेटिक्स आपको पता होगा। तो ई रेज़ टू द पावर एच न्यू बाय के टी, मैं क्या कहूँगा, ये 1 से बहुत ज़्यादा है क्योंकि टेम्परेचर कम है।
ठीक है। ई रेस टू द पावर एच न्यू बाय के टी, ये 1 से बहुत ज़्यादा है। अगर ये ज़्यादा है तो मैं 1 को निग्लेक्ट कर देता हूँ। अगर 1 को निग्लेक्ट किया तो मेरा जो फार्मूला बनेगा 3NAK एच न्यू बाय के टी ई टू द पावर एच न्यू बाय के टी डिवाइडेड बाय ई टू द पावर एच न्यू बाय के टी का स्क्वायर। अब के टी का स्क्वायर इसलिए लिया कि मैंने 1 को निग्लेक्ट कर दिया। अब ये जो इक्वेशन आया, इस इक्वेशन को मैं फिर से ऐसे भी लिख सकता हूं कि ये जो स्क्वायर है, देखो ये नीचे में स्क्वायर है और वो ये सेम वैल्यू है, तो वो कैंसिल हो जाएगा और कैंसिल होने के बाद 3NAK एच न्यू बाय के टी वैसे ही रहेगा। अब इसको थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ और ई टू द पावर माइनस एच न्यू बाय के टी हो जाएगा। वैसे वो डिनोमिनेटर में आएगा, देखो ये कैंसिल होके फिर डिनोमिनेटर में आया, तो डिनोमिनेटर की टर्म मैंने ऊपर कर ली तो ये माइनस आ गया। ठीक है, तो ये इक्वेशन लोअर टेम्परेचर के लिए, इस इक्वेशन ने वो जो ग्राफ था वो प्रूव किया कि टेम्परेचर के हिसाब से कैसा चेंज होना चाहिए, सीवी को कैसे चेंज होना चाहिए। ये क्वांटा या प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी लगाने के बाद ये एक्सप्लेन हुआ। और वो जो क्वांटा का जो कॉन्सेप्ट था कि वो बंडल में आता है, तो वो फिर से लागू हो गया और क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ फिर से ज़्यादा अप्रोच बढ़ गया, नया मैकेनिक्स आ गया। अब हायर टेम्परेचर पे क्या होगा कि हायर टेम्परेचर पे ये बात थी कि हमने, अब हायर टेम्परेचर देखते हैं। अब हायर टेम्परेचर में भी उसे देखना पड़ेगा। अब हायर टेम्परेचर में वो बढ़ेगा, ये बढ़ेगा। अगर डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो ये वैल्यू कम होगी, यानी उस 1 को हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते। यानी ई टू द पावर एच न्यू बाय के टी, ये वैल्यू लोअर टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा थी 1 से, तो हमने 1 को निग्लेक्ट कर दिया। लेकिन ये अब टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ गया, ये 1 के कंपैरिजन में आ गई, तो हमें 1 को वहाँ पे वैसे ही रखना पड़ता है। और 1 को वहाँ पे वैसे ही रखने के बाद वो जो बायनोमियल इक्वेशंस आते हैं, उसको बायनोमियल इक्वेशन से सॉल्व किया जाता है, बायनोमियल इक्वेशन। और बायनोमियल इक्वेशन के बाद जब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने के बाद वो जो बायनोमियल इक्वेशंस है, उसके बाद इसकी वैल्यू जो आती है 3NAK और ये फिर ये ई रेस टू द पावर एच न्यू बाय के टी और वो ई रेस टू द पावर एच न्यू बाय के टी, हायर बायनोमियल एक्सप्रेशन हम निग्लेक्ट कर देते, स्क्वायर आता है, कैंसिल होता है और हमें ये NAK मिल जाता है। यानी इसका मीनिंग होता है 3 इंटू NA और K यानी R बाय NA, तो NA कैंसिल हो जाएगा, यानी 3R। यानी हायर टेम्परेचर पे CV इज इक्वल टू 3R लागू हो रहा है और लोअर टेम्परेचर पे वो जो इक्वेशन बनाया था वो लागू हो रहा है। तो फिर वो जो ग्राफ का ट्रेंड था वो ये प्लैंक्स क्वांटा लगाने के बाद एक्सप्लेन हुआ। और इस तरह हीट कैपेसिटी क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो क्वांटम मैकेनिक्स ने उसे एक्सप्लेन किया। तो नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंट है, लास्ट वाला एक्सपेरिमेंट जिसे क्लासिकल मैकेनिक्स प्रूव नहीं कर पाई, वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, वो आपको सबको बहुत फैमिलियर है, तो इसको अच्छे से देखिए। और उसके बाद हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा का भी मैं आज ही वीडियो डालने वाला हूँ, लेकिन पहले इसको देखिए, नोट्स को पढ़िए और बाकी इस पे जो डिस्कशन है, हम चारों भी एक्सपेरिमेंट होने के बाद झूम पे लेने वाले हैं। सो ऑल द बेस्ट।